बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पे पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले स्पोर्ट्स के हवाले से। और आपके इल्म है कि इन दिनों पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान सीरीज़ का दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है और यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम ने 449 रन स्कोर किए और जिस तरह आखिरी विकेट पर 104 रन की पार्टनरशिप हुई उसने इस मैच को किसी हद तक जो है पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा जो है वो दूर किया, वरना पाकिस्तान ने बड़े अच्छे अंदाज से इस मैच को अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश कर ली थी। आज हम बात करेंगे इस टेस्ट मैच के हवाले से, साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट के दीगर उमूर के हवाले से, क्योंकि रिजीम चेंज होने से खिलाड़ियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। डिपार्टमेंटल क्रिकेट का आगाज हो रहा है और वो खिलाड़ी जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट से रेगुलर खेलते नजर आते थे और वो रीजनल क्रिकेट में उनकी जगह नहीं बन पा रही थी या पसंद नापसंद की वजह से उनको खिलाया नहीं जा रहा था, उनमें एक खुशी की लहर दौड़ी है। तो इसी वजह से आज हमारे शो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जो एक बड़े ज़बरदस्त विकेट कीपर बैट्समैन थे, पाकिस्तान के लिए बड़ी ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस थी और कहा यह जाता है कि एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तान को एक ऐसा सॉलिड विकेट कीपर जो टेक्निक वाइज विकेट कीपर था वो मिला कि जो है बड़ा ज़बरदस्त है कि विकेट कीपर मिला कि जहां पर पाकिस्तान के लिए तादेर विकेट कीपिंग का मसला हल हो गया था, लेकिन इंजरी की वजह से टीम से बाहर हुए और उसके बाद फिर शायद टीम में वापस ही ना आ सके। 4 जनवरी को उन्होंने अपने कैरियर का आखिरी टेस्ट मैच भी खेला था और यही वजह है कि आज उनको हमने अपने शो में मदऊ भी किया है, क्योंकि आज 3 जनवरी है तो इसी वजह से आज हमने उनको अपने शो में मदऊ भी किया कि कुछ पुरानी यादों को शेयर करेंगे। मेरे साथ मौजूद है एक ऐसे क्रिकेटर कि जो पाकिस्तान की ना सिर्फ विकेटों के मुहाफिज रहे, जबकि जब जब जरूरत पड़ी पाकिस्तान के लिए विकेटों के आगे भी उन्होंने परफॉर्म किया। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब इस वक्त अदनान अकमल साहब, आप बजरिया वीडियो लिंक उनको शो में खुश आमदीद भी कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अदनान। वालेकुम अस्सलाम अली भाई, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ही हाई ले गए मुझे, थैंक यू सो मच। और बड़ी खुशी होती है कि आप जैसे लोग जो है हमेशा याद रखते हैं टेस्ट क्रिकेटर को, थैंक यू सो मच। और सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नहीं अदनान, आप डिज़र्व करते हैं और ये पाकिस्तान का सिस्टम ही कुछ ऐसा है कि यहाँ पे टैलेंट को शायद इतना ज़्यादा कदर की नहीं जाती, क्योंकि टैलेंट को परखने वाले जो लोग हैं वो शायद खुद इंसाफ पर आते नहीं हैं, वो खुद जस्टिस करते नहीं हैं और ये वजह कि आप जैसे प्लेयर बाहर हो जाते हैं। क्योंकि हमने खुद अभी देखा कि जी स्पोर्ट्स ने और जी टीवी ने जो है बलोच वॉरियर्स को जो मीडिया पार्टनर थी और आप बलोच वॉरियर्स के कप्तान भी थे और क्या खूबसूरती के साथ आपने वो टूर्नामेंट खेला अब और आप उस टूर्नामेंट के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी करार पाए। अदनान, यहीं से मैं थोड़ा सा आगाज़ करता हूँ, उसके बाद मैं अपनी हेडलाइन पे जाऊँगा कि कैसा एक्सपीरियंस रहा बलोच वॉरियर को लीड करना, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि जनाब वहाँ पे तो क्रिकेटर्स के साथ साथ शोबिस के स्टार भी थे तो शायद रन्स बनाना विकेटें लेना आसान था, लेकिन अगर आप एक टेस्ट क्रिकेटर थे तो बाकी और टीमों में भी टेस्ट क्रिकेटर थे, उनके दरमियान प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनना, टीम को फाइनल तक पहुंचाना, ये कितना बड़ा आप अपनी अचीवमेंट समझते हैं? देखिए, अगर मेगा स्टार लीग की बात करें तो पाकिस्तान में पहली दफा ऐसा इवेंट हुआ है, तो मैं चाह रहा था कि इस तरह का मुझे इवेंट मिले, जो क्योंकि कहते थे कि टेस्ट क्रिकेटर है वो तेज नहीं खेल सकते या टेस्ट क्रिकेटर है उस तरह बैटिंग नहीं कर सकते T20 और T10 में। वो भी मैंने, क्योंकि इसके पीछे बड़ा प्रोसीजर था, बड़ी मेहनत की थी इस पे वर्क करने की कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे मैं अपने आप को शो करवा सकता हूँ, वही अल्लाह ताला ने किया। दूसरा, अगर मेगा स्टार लीग की बात करें तो क्रेडिट जाता है पूरी बलूचिस्तान वॉरियर जो टीम थी और उनके ऑर्गेनाइजर भी थे, जो ऑनर थे। एक बॉन्डिंग बड़ी अच्छी बनाई जब कहते थे ओपनिंग थी और जो शो जब ये लीग स्टार्ट हुई है तो सब यही सोच रहे थे कि पिंडी बॉयज बहुत बड़ी टीम है, जो पेशावर पठान बहुत बड़ी टीम है, लाहौर बादशाह बड़ी टीम है, तो हमें कहीं ना कहीं उस जगह पे नहीं रख रहे थे। तो यही मैंने जब ये राशिद भाई ने जो क्रेडिट जाता है राशिद भाई को, क्योंकि वो कैप्टन थे, उन्होंने कहा भाई नहीं, हमें चाहिए न्यू फेसेस, और उन्होंने मुझे एक रोल दिया और उन्होंने कहा कि टीम जो है वो आपने कैप्टनसी करनी है और टीम को लेके चलना है। और हमारे साथ मोहम्मद अकरम थे, उन्होंने बड़ी हेल्प की। राशिद लतीफ जो थे हमारे लेजेंड विकेट कीपर थे, मेंटोर भी थे, उन्होंने बड़ी हेल्प की। हमारे ऑनर जो थे अली भाई, उन्होंने बड़ी मेहनत की और बहुत पूरा टीम एफर्ट थी। अकेला इंसान नहीं परफॉर्म कर सकता जब तक पूरी टीम एक दूसरे के साथ जेल नहीं होती, बाउंडिंग अच्छी नहीं होती। देखिए, कप्तान का काम है कि प्लेयर से काम किस तरह लेना है। कप्तान ये नहीं कहता कि भाई तू ये कर, वो कहता है कि भाई अपने आप पे बिलीव रखो और अपनी एबिलिटी पे बिलीव रखो, तो फिर आपको हेल्प मिलती। हमारी टीम में बड़ी खुशाइन बात थी कि हम बॉन्डिंग बड़ी थी, हमारे प्लेयर ने बड़े अच्छा रिस्पॉन्स किया। शो भी इसके क्रिकेटर तो ऑलमोस्ट मोहम्मद अकरम थे, बड़े राशिद लतीफ थे, खेलते हुए नजर आए और अब्दुल रऊफ आने से बड़ा फायदा हुआ। हम 4 क्रिकेटर थे टीम में। शो भी इसके
बड़े अच्छे प्लेयर थे, जैसे फ़हीम अब्बास था, बहुत अच्छा प्लेयर था, बड़ा अच्छा फास्ट बॉलर था। उसने बहुत बड़ी विकेटें हासिल की, उसने मिसबाह-उल-हक को आउट किया, हफीज़ को आउट किया, इमरान नज़ीर को भी थोड़ा टफ टाइम दिया, तो कहीं न कहीं उनकी बड़ी हेल्प थी। न्यू बॉल के साथ बड़ी अच्छी बॉलिंग करते, ज़्यादा कैचेज़ भी मैंने उसकी बॉल पे पकड़े हैं। उसके बाद जुनैद थे, बड़ा अच्छा ऑलराउंडर था, उसने बड़ी अच्छी परफ़ॉर्मेंस दी, और जितने बाकी भी प्लेयर थे, और अमरजीत की बात करें तो फ़हाम जो हक था, मिसबाह-उल-हक का बेटा, उसने बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म किया, अच्छा फ़ास्ट बॉलर था, बॉल बड़ी चीज़, एक सारा एक यूनिट बहुत अच्छा था बलोच वॉरियर का, वो मैनेजमेंट से हो या प्लेयर्स हो, तो एक बड़ी अच्छी बॉन्डिंग थी जिसकी वज़ह से हमें ये अवार्ड मिला। अच्छा। हम हारे नहीं हैं, हाँ। हम रनर अप हुए हैं। रनर अप हुआ, बिल्कुल आप रनर अप हुए और हार सकते नहीं है। इसको मैं जरा इस मौजू को रैप अप करूंगा, लेकिन ये बताइए कि वाहिद जो चैनल था, वाहिद मीडिया ग्रुप था, जीटीवी, जो इस मेगा स्टार लीग में किसी भी टीम के साथ एसोसिएट था, जीटीवी की आमद के बाद से, क्योंकि एक आपसे एक्सपेक्टेशन बढ़ गई थी और लोगों की तवक्कुआत आपसे बढ़ गई थी, क्योंकि जीटीवी आपका मीडिया पार्टनर था, इस हवाले से क्या कहेंगे, कितना जरूरी है कि जो जी स्पोर्ट्स है या जीटीवी जैसे चैनल्स का आपके किसी भी स्पोर्ट्स के इवेंट के साथ मुंसलिक होना? देखिए, मैं सब चीज़ों की बात की, क्रेडिट आपको भी जाता है कि जो हमारी बेस्ट मोमेंट थी जी टीवी जब जब हमारे साथ मर्ज हुआ, और जिस तरह हमने हमारी बेस्ट मोमेंट को कैप्चर करना शुरू हुए, वो बैटिंग से रिलेटेड हो, ऑफ द फील्ड हो, तो सारी चीज़ों को कैप्चर करते थे। उसके बाद मैन ऑफ द मैच जो भी होता था, उसका इंटरव्यू हमारे जो बलोच वॉरियर के साथ जी टीवी का आना भी एक खुशाइन बात थी। कहते हैं ना कि कोई आता है तो किसी न किसी के लिए वो लकी होता है। तो जीटीवी जब हमारे साथ मर्ज हुआ, हमारे साथ अटैच हुआ, तो बहुत सी यादें, बहुत सी चीज़ें जो है ना उन्होंने कैप्चर की और बड़ी खूबसूरती से दिखाई। थैंक यू सो मच जीटीवी, हमारे साथ आगे भी रहेगा जीटीवी जो बलोच वॉरियर, वी आर फैमिली, तो जीटीवी भी है जो हमारी फैमिली का एक हिस्सा है। या बिल्कुल, और जिस तरह से हम भी यहाँ पे अपने आपकी टीम के जो ओनर थे अली भाई, उनका हम शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने जीटीवी पे एतमाद किया, खुद आप हमारे कैप्टन रहे, आपकी परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है। इसके अलावा फ़हीम अब्बास, जुनैद खान, एक बड़ा कोलेब्रेशन था, एक बड़ा अच्छा कॉम्बो बना था कि जो जीटीवी ने जिस अंदाज से जो और बलोच वाले का जो कोलेब्रेशन था वो बड़ा ज़बरदस्त रहा। उस मेगा स्टार लीग को हमेशा से याद रखा जाएगा, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस ज़बरदस्त थी, पावर पे हिटिंग आपकी बहुत ज़बरदस्त थी, एक कंप्लीट इवेंट था कि जो मिलाकर अपने इख्तिताम को पहुंचा। लेकिन उम्मीद है कि मुस्तकबिल में आप ऐसे ही परफॉर्मेंसेस देते रहेंगे। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ना सिर्फ यहाँ पर हेडलाइन के साथ आपको खुशामदीद कहेंगे, बल्कि साथ साथ आपको बताते चले कि हम अपने दोस्तों को भूलते नहीं हैं, और आज हमारे एक ऐसी शख्सियत जो हमारे शो का हिस्सा भी बनते हैं, आज उनकी भी सालगिरह है, और वो हैं आमिर मलिक साहब। तो आमिर मलिक साहब जीटीवी की तरफ से, जीटीवी के मैनेजमेंट की तरफ से, जी स्पोर्ट्स की तरफ से और जी स्पोर्ट्स के पूरे जो प्रोडक्शन स्टाफ है उसकी तरफ से आपको, और पाकिस्तान की जो आवाम है, जो आपके फैंस हैं, उनकी तरफ से आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक हो। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको हेडलाइन के साथ खुशामदीद कहेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के जबरदस्त टेक्निकली साउंड विकेट कीपर बैट्समैन अदनान अकमल से, लेकिन इससे पहले अदनान अकमल से गुफ्तगू का आगाज एक दफा फिर करें। सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। पाक न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड ने 449 के जवाब में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन मुश्किलात का शिकार। शाहीनों ने 3 विकेटों के नुकसान पर 154 रन बना लिए। दूसरा टेस्ट नतीजा कुन रहने का इम्कान है। पहली इनिंग में बरतरी लेने में कामयाब रहे तो न्यूजीलैंड को परेशानी हो सकती है। बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की सुन ली गई। चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी कॉन्ट्रैक्ट खिलाड़ियों और मुलाजमीन के बकाया जात फौरी अदा करने का हुक्म। अगर फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर टीम में वापस आना चाहते हैं तो मैंने नहीं रोकूंगा, नजम सेठी। डोमेस्टिक और टी20 के लिए वो खिलाड़ी मुंतखब नहीं होगा जिसका स्ट्राइक रेट 135 से ऊपर ना हो, शाहिद अफरीदी। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने भी शाहीन अफरीदी के साथ रिहैब शुरू कर दिया। 43वें कौमी स्नूकर चैंपियनशिप का टाइटल सिंध के सुल्तान मोहम्मद ने अपने नाम कर लिया। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी अरब पहुंच गए।
जी, आपने टॉप स्टोरीज में आपने स्कोर देखा और हम आपको दिखाएंगे भी जनाब ये जो ये टॉप स्टोरीज है हम आपको ये दिखाएंगे भी कि जैसे पाकिस्तान के खिलाफ, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि 449 रन बनाए न्यूजीलैंड ने और 104 रन बनाने के बाद जो है वो आखिरी विकेट पे ये जो 10वीं विकेट की पार्टनरशिप थी, लेकिन 104 रन की पार्टनरशिप जो थी वो सबसे ज़्यादा रन की पार्टनरशिप नहीं थी, क्योंकि इससे पहले जो है 1973 में ब्रायन हेस्टिंग और रिचर्ड कॉलिंस ये पाकिस्तान के खिलाफ 10वीं विकेट पे जो है वो 151 रन की पार्टनरशिप बना चुके हैं। ये मैच समरी है जनाब कि जहां पर 449 रन स्कोर किए, 122 रन की इनिंग खेली, कॉनवे ने 71 रन बनाए लेथम ने, और जवाब में पाकिस्तान ने 154 रन बनाए 3 विकेटों के नुकसान पे, और अभी 295 रन के पाकिस्तान खसारे में है। तो इस तरह 2 दिन का खेल हो चुका है और 295 रन की बढ़तरी अभी भी न्यूजीलैंड को हासिल है। अदनान ये बताइएगा कि अब ये टेस्ट मैच आपको किस नहज में जाता नजर आ रहा है? आपको क्या लगता है इस टेस्ट मैच का कोई नतीजा आएगा या ये टेस्ट मैच भी जो है वो ड्रॉ पे खत्म हो जाएगा? मैं पहले तो आपके सवाल का बाद में जवाब देता हूँ। पहले मैं सबसे पहले क्रेडिट देना चाहता हूँ मेगा स्टार लीग के जो ऑर्गेनाइजर थे, शाहिद आफरीदी और उसके बाद मुस्तफा जाहिद और शाहिद खान आफरीदी फाउंडेशन, इसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, इतना अच्छा मेला सजाया पिंडी स्टेडियम में। और अगर बाकी टेस्ट मैच की बात करूँ तो टेस्ट मैच जो है पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा ग्रिप में कर लिया था, जो 240 रन पे 1 आउट थे और उसके बाद सडनली 5 विकेटें उनको मिली। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो मैच में आ गया वापस। उसके बाद क्या उम्दा इनिंग्स खेली है, नीचे से 68 रन किए उसने और बड़ी उम्दा इनिंग्स खेली। उसके बाद पटेल ने 35 रन किए। तो कहीं ना कहीं ये जो पार्टनरशिप थी ने पाकिस्तान को मैच से थोड़ा सा बाहर ले गई। उसके बाद अगर पाकिस्तान की बैटिंग की बात करें तो बैटिंग भी जो है वो जो टॉप ऑर्डर में उस तरह नहीं कर सके। मुझे लगता है कि जो अब्दुल्ला शफीक है बहुत ज्यादा जल्दी में लग रहे हैं। जिस तरह की उनकी गेम है, गेम से हट के शायद वो तेज खेलना चाहते हैं। देखें हर प्लेयर की एक जोन होता है जिसमें वो रन करता है। अगर जोन से आप बाहर जाते हैं तो आप आउट होते हैं, वही देखने को नजर आ रहा है अब्दुल्ला शफीक की तरफ से। उसके बाद अगर शान की बात करें तो शान ने जिस तरह जाके इंग्लैंड में डोमेस्टिक में 4 डेज में जाकर रन किए, शायद उसी टेक्निक से उसको खेलना चाहिए। वो भी बहुत ज्यादा अच्छा अदनान, मैं यहाँ पे थोड़ा आपको इंटरप्ट करूंगा। अदनान थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। क्या आपको लगता है कि जो कहीं आप जो खुद भी चूंकि इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, बैक ऑफ द माइंड जो पहले रवीज राजा साहब बातें करते थे कि T20 क्रिकेट का मूड हमें टेस्ट क्रिकेट में लाना चाहिए, क्या ये जहन में चल रहा है या शायद आफरीदी जैसे ब्लास्टर बैट्समैन को मुतासिर करने के लिए हमारे ओपनर ने इस तरह से खेला? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखे T20 क्रिकेट जो है ना 1 घंटा 20 मिनट की होती है, उसमें सिर्फ 20 ओवर होते हैं, बाकी 70 ओवर किससे खेलने हैं वो भी आपको ज़हन में रखना चाहिए कि आपके 4 डे क्रिकेट जब जो टेस्ट मैच होता है उसमें 90 ओवर होते हैं। 90 ओवर में आपको बड़ा पेशेंस से खेलना पड़ता है। आपकी बड़ी लिमिटेड शॉट होती है क्योंकि बैट्समैन की लाइफ जो है ना सिर्फ 1 बॉल की है। वो 1 बॉल किस तरह हैंडल करना है, 90 ओवर्स में किस तरह खेलना है, बड़ी कॉन्सेंट्रेट चाहिए। कॉन्सेंट्रेट आपने देखनी है। तो सरफराज ने 4 साल बाद आके टेस्ट मैच खेला, क्या उम्दा इनिंग्स खेली उसने, क्या उम्दा विकेट कीपिंग की है उसने, क्या परफॉर्म किया है, क्योंकि वो फर्स्ट क्लास मैचेस खेल रहा था। अगर बाकी प्लेयरों की बात करें तो शायद उस तरह फर्स्ट क्लास मैचेस नहीं खेले, उसने उस तरह टाइम स्पेंड नहीं कर रहे। तो जितने भी टेस्ट प्लेयर हैं इनको चाहिए कि जितने भी फर्स्ट क्लास के मैच है या 4 डे मैच है वो खेलेंगे तो ज्यादा पेशेंस आएगा। और इस तरह अगर बैटिंग में तेज खेलना ठीक है, आपकी एक जोन होता है जिसमें आप रन करते हैं, पर जोन से बाहर इतना भी नहीं निकला जाता टेस्ट मैच में कि आप आउट हो जाए। वही देखने को नजर आ रहा है। शान भी बहुत तेज खेला है। हाँ ऑफ कोर्स हमारे जो चीफ सेलेक्टर है वन ऑफ द बेस्ट पाकिस्तानी क्रिकेटर है और बड़े फेमस है पूरी दुनिया में T20 क्रिकेट में, वो भी चीफ सेलेक्टर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। तो शायद उन्होंने कोई प्लान दिया और टीम को, क्योंकि इंग्लैंड ने आके बड़ा डोमिनेट किया पाकिस्तान के अगेंस्ट, शायद वो डोमिनेट या वो प्लान लेके पाकिस्तान जो है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेल रहा है कि शायद हम डोमिनेट करें। न्यूजीलैंड को डोमिनेट कर सकते हैं, पाकिस्तान में इतनी एबिलिटी है, राइट प्लेयर आगे। अच्छा अदनान ये बताइएगा कि एक दफा फिर आपको लगता है कि बाबर आजम की कप्तानी आपको किस तरह से लगती है, क्योंकि आप खुद भी अभी आपने कप्तानी की है और एक ऐसी टीम को आपने लड़ाया और फाइनल तक लेके गए जिसको कोई, जिस तरह भी आप खुद भी कह रहे हैं और मैं भी कमेंट्री में था, मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बलूच वॉरियर्स जितना आगे तक जाएगी, लेकिन जिस तरह से आपने लीड किया, लड़कों ने आपको कॉम्प्लीमेंट किया, आप फाइनल तक पहुंचे। कामरान अकमल एक जबरदस्त प्रूवन कैप्टन है और उमर भी कप्तानी करते रहे। आपको लगता है कि जो बाबर आजम की कप्तानी पे उंगलियां उठती हैं वो अब यहां पे एक दफा फिर साबित हुआ कि 10वीं विकेट ने 104 रन की पार्टनरशिप दे दी, हम पार्टनरशिप ब्रेक नहीं कर सके?
देखो, अगर कैप्टेंसी की बात करें तो देखो कैप्टन का काम है बताना, बाकी जो प्लान है कप्तान देता है प्लान अपने बॉलर्स को, अपने स्पिनर्स को कि भाई मेरी ये फील्डिंग है, अकॉर्डिंग टू फील्डिंग आपने बॉल करनी है। अगर प्लान से हट के बॉलर बॉलिंग करता है तो उसमें कप्तान कुछ नहीं कर सकता है। कप्तान तो आपको प्लान बता सकता है कि आपने किस तरह बॉलिंग करनी है, किस तरह फील्डिंग चाहिए। हाँ, अगर वो बॉलर उस तरह प्लान नहीं कर रहा है या उस तरह बॉलिंग नहीं कर रहा तो कप्तान जो है वो बात कर सकता है अपने बॉलर से कि भाई आप बताओ कि आप क्या करना चाह रहे हो, आपका कोई प्लान है तो उस पर बताओ कि मैं उस तरह की फील्डिंग खड़ी कर दूं। तो ये कॉम्बिनेशन जो होता है ना कैप्टनसी का और प्लेयर का, बड़ा अच्छा बाउंडिंग होनी चाहिए। अगर बहुत सी चीजें जो कप्तान सोच रहा होता है शायद बॉलर्स को उस चीज का आइडिया नहीं होता। अगर बॉलर कप्तान और दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे होंगे तो बहुत से पॉजिटिव रिजल्ट आ सकते हैं। कप्तानी ठीक है, कप्तानी पे कहीं ना कहीं होता है कि जब पार्टनरशिप लगती है तो बहुत सी चीजें एक्सपोज होती हैं। वही वहीं पे काम है कप्तान का कि उस चीजों को किस तरह ग्रैब करना और जिस तरह रन्स रोकने वो देखना पड़ेगा और ऐसा करना पड़ेगा। डिफरेंट प्लान करने पड़ेंगे टेस्ट क्रिकेट में। हमारे अगेंस्ट बहुत से प्लान किए, इंग्लैंड ने आके प्लान किया, ऑस्ट्रेलिया ने आके प्लान किया और न्यूजीलैंड भी प्लान कर रहा है। तो वाई आप क्यों नहीं इस तरह के प्लान कर सकते कि दूसरी टीमों के रन रोक जाए। ठीक है। अच्छा अदनान, ये जो चीज़ें चल रही हैं, एक तो क्रिकेट हो रही है ग्राउंड के अंदर, क्रिकेट हो रही है, लेकिन ग्राउंड के बाहर भी एक अलग क्रिकेट हो रही है, एक अलग जो है वो गेम चल रहा है। ये क्या खिलाड़ियों के असरात, जहन पे असरात डालता है? क्योंकि लास्ट टेस्ट मैच हमने देखा कि इमाम उल हक जब आउट होकर आए तो उन्होंने जोरदार अंदाज से अपने बल्ले को जो है वो चेयर पे मारा, फिर बल्ले को उठा के पटक दिया। और आज हमने देखा कि इमाम का और जिस तरह से रन आउट हुआ, बाबर आजम के साथ जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद इमाम ने फिर एक दफ़ा गुस्से का इजहार किया। तो आपको लगता है कि फ्रस्ट्रेशन जो पीछे चल रही होती है वो ग्राउंड में भी रिफ्लेक्ट हो जाती है? देखो, ऐसी ऐसी चीजें होती है जब आप कुछ करना चाह रहे हो तो कहीं ना कहीं वो अगेंस्ट आपके प्लान हो जाता है। अगर बाबर के रनआउट की बात करूं तो हमेशा जितने भी पार्टनर्स हैं, जो बैट्समैन आपस में पार्टनर होते हैं, बिटवीन द विकेट जब वो रन ले रहे होते हैं तो एक दूसरे को, पार्टनर को देखते हैं। और बानिस्बत अगर माम को देखे तो पहला बाबर ने तेज रन इसलिए लिया कि उसका डेंजर रन जो था वो विकेट कीपिंग वाला साइड था, तो इसलिए वो तेज पहला रन लिया, दूसरा भी उसने तेज लिया और तीसरा उसने जब रन दिया तेज तो इमाम कहीं ना कहीं थ्रो की तरफ देख रहा था, अपने पार्टनर की तरफ नहीं देख रहा था, जिसकी वजह से मिसकम्युनिकेशन हुई और जिसकी वजह से रन आउट हो गया। वहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप टेस्ट क्रिकेट में रन आउट होते हैं तो बड़ा कॉस्टली जाता है। और बाबर जो था वो बड़ी अच्छी फॉर्म में था, बड़े अच्छे टच में था। मुझे लग रहा था कि जैसे वो इनिंग्स खेलता आया है, जैसे पिछले मैच में उसने फर्स्ट टेस्ट मैच में इनिंग्स खेली है तो अच्छे टच में था। ऐसा रन आउट होना टीम के लिए, ऐसे प्लेयर का जो बैकबोन है टीम की, वो रन आउट हो जाए तो कहीं ना तो कहीं क्या प्रेशर समझते में आ जाती हैं है आप, टीम। क्या समझते हैं यहाँ पे इमाम को सेक्रीफाइस नहीं कर देनी चाहिए थी अपने विकेट? क्योंकि सबको ही पता है कि बाबर हमारा प्राइम बैट्समैन है, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ द टीम, फॉर द सेक ऑफ द कंट्री, क्या उनको अपने विकेट को सेक्रीफाइस नहीं कर देना चाहिए था? क्योंकि अगर वो भागते तो फिर बाबर रन आउट होने से बच जाते और फिर इमाम गुस्सा भी कर रहे थे बाबर पे। मेरे ख्याल से अगर इमाम की बात करूं तो इमाम को चाहिए था कि जिस तरह पहले बाबर ने तेज लिया था उसको भी तेज लेना चाहिए था। अगर 3 रन की कॉल हुई थी तो फिर 2 एंड डाई वाली सिचुएशन होती है कि आपने लाइन पे लगा के क्विकली निकलना होता है। और वहां पे मुझे लगता है कि कहीं वो रिलैक्स करके इमाम जो जिसका नुकसान उठाना पड़ा पाकिस्तान को बाबर की सूरत में। तो आपको क्या लगता है कि बाबर आजम कप्तान है पाकिस्तान के, कभी हारिस रऊफ उनको बातें सुना देते हैं, कभी हम देखते हैं बाबर आजम जो है वो कभी इमामुल हक का गुस्सा बर्दाश्त कर रहे हैं? ठीक है, हमें पता है कि एक शरीफ से इंसान है बाबर आजम, लेकिन ग्राउंड के अंदर अगर प्लेयर इस तरह का एटीट्यूड देंगे तो आप खुद भी कप्तान है, आपको लगता है कप्तान ये चीज़ें डिजर्व नहीं करते हैं? ये देखो, अगर प्लेयर की बात करें तो जो कैप्टन होता है मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर होता है टीम का, और उसके बहुत सी चीजें होती हैं, बहुत सी चीजें वो भी आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है, आप भी कप्तान से एक्सपेक्ट करते हैं। तो जब ऐसी चीजें हो तो अगर कप्तान कुछ कह रहा है तो फिर दरगुजर करना चाहिए। मैसेज अच्छा नहीं होता कि ग्राउंड में कप्तान को, यहाँ तो कप्तान को सुना रहे हैं ना, कप्तान थोड़ी कुछ कह रहा है, तो उल्टा कप्तान कभी हारिस रऊफ सुना रहे होते हैं, कभी वो हसन अली सरफराज को सुना रहा होता है, कभी अभी इमाम को हमने देखा वो बाबर आजम को सुना रहे। अब तो दिशा उल्टी चल रही है ना। नहीं, ऐसा मुझे लगता है कि सारे जो है ना आपस में फ्रेंड्स हैं, तो शायद हमें लगता है कि शायद वो उस तरह बात करते हैं, हमें लगता है कि शायद जो रिएक्शन है वो या वो मोमेंट्स है वो ऐसे लगता है कि शायद आपस में वो बहस कर रहे हैं, क्योंकि है तो सारे फ्रेंड्स ही हैं, एक ही एज के हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई बात है। रिस्पेक्ट करते हैं बाबर की, ऑफ कोर्स कोई भी हो, बाबर हो या कोई भी कप्तान हो, उसकी रिस्पेक्ट करना प्लेयर्स का फर्ज होता है और प्लेयर्स करते हैं उसकी रिस्पेक्ट। ऐसी बात नहीं है मजाक एक दूसरे के, शायद ग्राउंड में टेस्ट मैच होता है तो बहुत सी चीजें ऐसी चल रही होती है ग्राउंड में, और बात ना करें या मजाक ना करें। और रनआउट अदनान एक ऐसी चीज है कि मुझे भी इतना सा क्रिकेट कवर करते हो गया, अगर कोई अदाकार के सामने भी रनआउट होता है तो जब भी गुस्सा करता है।
नहीं, गुस्सा आता है, ऑफ कोर्स आता है, क्योंकि मैं भी रन आउट हुआ, बाबर भी रन आउट हुआ, तो मुझे भी गुस्सा नहीं आया। नहीं, मैं कह रहा हूँ कोई अदाकार के सामने भी रन आउट होता है तो वो भी गुस्सा करता है। अदाकार, वो मुझे पता है वो कौन था, मैं ही रन आउट हुआ था अदाकार के सामने। तो खैर ऐसी कोई बात नहीं, सलमान से होता है ऐसे, क्योंकि अपने आप पे बिलीव होता है कि आप कुछ करना चाह रहे हो, सडनली ऐसा प्लान हो जाए, इस तरह का रन आउट हो जाए, तो कहीं ना कहीं वो टीम को कॉस्ट करता है। जब वो उसने जो जिसे रन आउट कराया था उसने रन कर दिए, हाँ। तो वो कहीं ना कहीं सारी चीजें कवर हो जाए। अब सारी जिम्मेदारी है माम के ऊपर, एक बड़ी इनिंग्स खेले, अपनी टीम को निकाले, पाकिस्तान टीम को निकाले, क्योंकि एक रन आउट जो है ना बड़ा कॉस्टली ठीक है है, पाकिस्तान ठीक है। को। अच्छा, तो सऊद वो ने जो जिस बाबर की कमी है वो अदनान, सऊद बाबर ने ने जिस जो अंदाज से बाबर बैटिंग की ने है उस पे क्या कहेंगे सऊद ने, जी, क्योंकि जी। बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा स्लो खेले। देखिए साउथ, हाँ आपको स्लो खेले, 75 बॉल्स खेले, मेरे ख्याल से शायद उसने 20 के अंडर ही रन किए हैं, तो कहीं ना कहीं 40 गेंदों के बाद 1 रन बनाया उन्होंने। आप देखें, अगर आपके ऊपर प्रेशर होता है, यही तो प्रेशर है, वो प्रेशर को हैंडल कर गया उसने, अपने आप की विकेट की वैल्यू रखी, उसने बॉलों की वैल्यू नहीं रखी। आपकी विकेट की जो है ना वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसने उस टाइम पे अगर वो आउट हो जाता तो शायद पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा प्रेशर आ जाता। उसने वहां पे देखा कि मेरा एक साइड बैट्समैन जो है वो क्रीज के अंदर मौजूद है, मामूल हक, और वहां पे एक रन आउट हो चुका है, तो सारा प्रेशर जो है वो बैटिंग साइड के ऊपर आ गया। तो वहां पे उसने अपनी वैल्यू रखी विकेट की और अपने पार्टनर का साथ दिया। देखिएगा कल आएगा तो डिफरेंट तरीके से खेलेगा। टाइम मुश्किल था, उसने वो गुजारा और अपनी टीम की और अपनी विकेट की वैल्यू रखी, और देखिएगा कल पाकिस्तान को इस चीज का जरूर फायदा होगा। बिल्कुल, अदनान अकमल का भी कहना है कि पाकिस्तान का कल दिन होगा। मोहम्मद यूसुफ भी इस हवाले से कहते हैं कि इस मैच का रिजल्ट है साथ का। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मोहम्मद यूसुफ के हवाले से भी बात करेंगे, जो उन्होंने कहा कि इस मैच का रिजल्ट आएगा, और फिर अदनान अकमल जैसी शख्सियत मौजूद है और डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। डिपार्टमेंटल क्रिकेट को भी डिस्कस करेंगे। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे अदनान अकमल से, और अब टेस्ट मैच को डिस्कस कर रहे थे। और अब जो है वो मोहम्मद यूसुफ, जो पाकिस्तान के बैटिंग कंसल्टेंट हैं, उन्होंने इस टेस्ट मैच के हवाले से गुफ्तगू की है। क्या कहा है, आइए सुनते हैं। देखिए, पास में जब हम लोग भी खेलते थे, क्योंकि हमारे यहाँ, क्योंकि मेरी अभी रिसेंट बात भी हुई थी, ये पहली दफ़ा मैंने बात सुनी थी मुल्तान में जब मैं गया था, मुझे भेजा था विकेट के बारे में कि बताएं कि इस तरह की विकेट बनानी है, क्योंकि मैं तो एक्सपर्ट नहीं विकेट बनाने में। लेकिन वहाँ जो बात हुई थी तो वो कह रहे थे हमारे पास वो मिट्टी नहीं है, जिस तरह विकेट चाहते हैं ना वो मिट्टी नहीं है। टर्न हो बॉल पहले दिन जैसे इंडिया, बांग्लादेश या दूसरी कंट्रीज़ में, श्रीलंका में होता है वैसे ही हमारे पास मिट्टी नहीं है। तो क्ले चाहते हैं कि 30% क्ले वाली मिट्टी। तो हमारे यहाँ देखा गया पास्ट में भी कि जब डे बाय डे जो मैच गुजरता है और हैवी रोलर लिया जाता है तो विकेट थोड़ी बैठना शुरू कर देती है, नीचे रहना शुरू हो जाता है, टर्न इतना नहीं होता, विकेट टूटती नहीं है। वेदर भी ऐसा है, वो टूटती नहीं है, लेकिन ऑड बॉल टर्न हो जाता है। जैसे आगा ने भी 1-2 बॉल टर्न किए, विकेट मिली, आज भी 1-2 बॉल टर्न हुए। कुछ अपने ग्राउंड की विकेट के बारे में कोई 100% कुछ कह नहीं सकता कि ये क्या खेलेगी, लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसमें अभी तो माशाल्लाह अच्छा जा रहा है। 150 पे 3 आउट हैं, और मुझे लग रहा है जिस तरह लड़के जा रहे हैं, अगर लीड हम लेते हैं तो उनको भी इंशाल्लाह परेशानी हो सकती है। मैं बात ज़रूर करता हूँ, और उतनी बात करता हूँ जितनी कि इस टाइम चाहिए। कुछ ज़्यादा बात करने में अगर आप किसी के साथ कुछ ज़्यादा छेड़खानी करेंगे तो वो फिर वही माइंड में लेके अंदर चला जाएगा और परेशानी होगी। जितनी ज़रूरत होती है वो मैं ज़रूर बात करता हूँ। जी नाज़रीन, आपने मोहम्मद यूसुफ को सुना, पाकिस्तान के रिकॉर्ड साज खिलाड़ी, पाकिस्तान के लेजेंडरी क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ जो बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने खुद इस बात का एतराफ़ किया कि पिच के बारे में उनको इतना मालूम नहीं है। अदनान, ये बताएगा कि अभी आप खुद रावलपिंडी के पिच पे खेले और ज़बरदस्त आपने स्ट्रोक प्ले का मुजाहरा किया है, बॉल प्रॉपर बैट के ऊपर आ रही थी, तो क्या लगता है कोई जो पिंडी की पिच थी इसको डीमेरिट पॉइंट भी दिए गए? यही वजह है कि उनको जो है वो मशवरे देने की आदत पड़ गई है, या वो मशवरे देते हैं कि जिनको पिच का पता नहीं होता? देखिए, पिच बनाना भी एक आर्ट होता है, और पिच पे देखिए हम बहुत से बस जो है जो ग्राउंड्स जो पिचेस बनाते हैं, जो पिचेस को तैयार करते हैं, उनको पता होता है कि कहाँ पे किस तरह की मिट्टी, किस तरह की लेयर। देखिए पिच अगर पहले दिन अगर
पहले दिन टॉस से पहले अगर आप देखें तो जो पिच के ऊपर अगर छोटे-छोटे ज़रे आ रहे हैं तो इसका मतलब है पिच टर्न एंड बाउंस है। अगर हार्ड है, साउंड अच्छा है पिच का तो इसका मतलब है बॉलर्स को हेल्प करेगी, उस तरह टूटेगी नहीं। तो ये देखना पड़ता है, पिच देखनी पड़ती है कि किस तरह आपको प्लान करना पड़ता है, उस हिसाब से आपको बॉलिंग खिलानी पड़ती है। बहुत सी चीज़ें चलती हैं। पूरा टेस्ट मैच जब एक पिच पे होता है तो बैटिंग बॉलिंग उसी तरह का प्लान किया जाता है। ये तो पिच बनाने वाले को आइडिया होना चाहिए कि अगर वो ग्राउंड में पिच बना के दे रहा है, टेस्ट मैच है तो पिच कितना टूटना चाहिए, कितना अगर आप ब्रेक बनाना है तो उस पे कितना लेकिन वो पिच बनाने वाला heavy load कैसे करना बनाएगा? पड़ता है। अदनान, सवाल मेरा यही था, कैसे बनाएगा? उसी पिच पे आप खेल कर आए हैं, उसी पिच पे मैं कवर कर आया हूँ टूर्नामेंट, वहां मैं देख कर आया हूँ, Yeah, आपने वहां खेला है। तो आपको लगता है, ये मेरा सवाल ये है कि क्या उनको मशवरे ऐसे लोग दे रहे हैं कि जिनको पिच का आइडिया नहीं है और फिर जो बुराई है, सारी इल्जाम है, वो ग्राउंड पर क्यूरेटर पर आ जाता है? देखिए, अगर ये तो पीसीबी के जितने भी पैनल्स पे हैं जो पिच बनाते हैं या पिच तैयार करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए और टेस्ट क्रिकेट के लिए, ये तो आप उनसे ज्यादा पूछें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो पिच की जो कंडीशन होती वो खुद ही बता देती कि पिच किस तरह का तैयार होता है, पहले दिन पिच किस तरह ब्रेक टर्न एंड बाउंस होगा। यहाँ पे तो प्लान, अगर आप सोचे अगर आप ब्रेक पिच बनाते तो उसके आप ही ट्रैप हो जाते हैं, अगर फास्ट पिच बनाते हैं तो फिर भी आप ट्रैप होते हैं। तो अब हमें थ्रू दी लाइन खेलना पड़ेगा, हमें फोकस होके खेलना पड़ेगा, बी पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, तो फिर ही आपको हेल्प होगी। अगर पिच का कसूर निकालेंगे तो सारी जिंदगी ऐसी पिचेस पे खेले हैं तो फिर ये एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए प्लेयर्स के बाद। अच्छा अदनान, अब मेरे पास 3-4 मिनट रह गए, 3-4 मिनट आपसे डिपार्टमेंट क्रिकेट की बात भी करनी है, लेकिन आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए जरा, आजकल बड़ी डिबेट चल रही है सरफराज और रिजवान की। क्या आपको लगता है कि रिजवान ने खुद अपने पांव पे एक कुल्हाड़ी मारी है जिस अंदाज से उन्होंने बैटिंग की है और उनका टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा सर्वाइवल अब मुश्किल है, सरफराज कम बैक कर चुके हैं, या आपको लगता है कि वापस भी आ सकते हैं वो? देखो, अगर मैं रिजवान की बात करूं तो रिजवान जिस तरह आया था पहले खेलने तो बड़ा पॉजिटिव क्रिकेट खेलता था, टाइम गुजारता था पिच के ऊपर। अगर रिजवान की बात करूं तो तीनों फॉर्मेट जो वो एक ही कॉन्सेंट्रेट के साथ खेल रहा है या एक ही फोकस के साथ कर रहा है, वो T20 हो, टेस्ट मैचेस हो, वनडे हो। तो टेस्ट मैच जो है उस पर टाइम गुजारना पड़ता है। जैसे साउथ स्टील की बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि आज उसने अपनी वैल्यू रखी विकेट की और वहां पे उसने देख लें पाकिस्तान को फायदा होगा, वहां पे आउट होते थे तो 2-3 और आउट होते। रिजवान जिस तरह खेल रहा है तो कहीं ना कहीं वो उसके फेवर में नहीं चीजें गई। सरफराज ने आके डोमिनेट किया, बड़ी अच्छी बैटिंग की, उसने पिच पे टाइम गुजारा, बड़ी मुश्किल कंडीशन से उसमें बैटिंग की और पाकिस्तान को बहुत जरूरत थी, ऐसे प्लेयरों को जरूरत है। तो साउथ बड़ा अच्छा खेल रहा है, सरफराज के आने से आपकी बैटिंग जो है मिडिल ऑर्डर बहुत स्ट्रांग हो गया। टेस्ट मैच का क्या रिजल्ट आप देख रहे हैं? देखिए, अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो कल का बड़ा इंपॉर्टेंट डे होगा पाकिस्तान के लिए। अगर पाकिस्तान जो है कल लंबा खेल जाता है, कहीं कहीं पास चला जाता है ये 450 रन के बराबर, तो कहीं ना कहीं जो है ना पाकिस्तान जो है वो मैच जीत सकता है। अगर 150-200 रन की भी लीड होगी न्यूजीलैंड की तो फिर वो तेज खेल के तो आपको उतनी जल्दी लेकर आएंगे और पाकिस्तान के लिए वही सिचुएशन बन जाएगी, पहले टेस्ट मैच होगी। ठीक है अदनान, अब ये बताइएगा थोड़ा अब ये जो नई रिजीम आई है, डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बात करिए, 2014 का आइन बहाल हो चुका है, और आप बतौर क्रिकेटर किस तरह सोच रहे हैं? क्योंकि आप जैसे कई क्रिकेटर सफर कर गए कि जो बड़े जबरदस्त प्लेयर थे लेकिन इस रीजनल क्रिकेट में आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिली जो आप डिजर्व करते थे। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान का डोमेस्टिक क्रिकेट जो ये डोमेस्टिक डिपार्टमेंट क्रिकेट थी इसको बंद कराना सबसे बड़ा गलत फैसला था जो ये पाकिस्तान जिसने भी किया है। और डिपार्टमेंट क्रिकेट एक ऐसी चीज है कि जहाँ पे क्वालिटी क्रिकेट खेली जाती थी, आपकी क्वालिटी प्लेयर जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते थे, और ये नर्सरी थी सारे डिपार्टमेंट जहाँ पे वो जो है बड़े प्लेयरों के साथ खेलता था, टफ सिचुएशन थी, कंपटीशन बड़ा टफ था, तो वहां पे प्लेयर डेवलप होते थे। ये रीजन क्रिकेट जो है डिपार्टमेंट क्रिकेट जो है खत्म की, ये सबसे बड़ा गलत फैसला था। और यहाँ पे क्रिकेटर बहुत से जाया हुए हैं, बने कम है, जो नया स्ट्रक्चर बना आया उसमें बने कम है, पर डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म करने से बहुत से प्लेयर जो है ना वो जाया हुए हैं। तो पाकिस्तान को भी ये बड़ा कॉस्टली पड़ा है डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म करना। और थैंक्स गॉड कि ये जो आइन है दोबारा बहाल हो गया, डिपार्टमेंट क्रिकेट जो है दोबारा स्टार्ट हो गया। डिपार्टमेंट क्रिकेट ऐसी क्रिकेट है जहाँ पे प्लेयर डेवलप होते हैं और साल साल परफॉर्म करते हैं, और डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है वो साल साल जो है ना आपकी अदनान, मेरे पास वक्त कम है और वक्त कम है, यहाँ पे हमें जरूर क्रेडिट देना होगा, SNGPL को भी क्रेडिट देना होगा कि शायद ये वाहिद डिपार्टमेंट था जिसने प्लेयर को बेरोजगार नहीं किया।
कोर्स ऐसे अगर मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूं तो मैं अल्लाह ताला की ज़ात के बाद से डिपार्टमेंट का शुक्रगुज़ार हूं कि जब मेरी इंजरी हुई, इंजरी के बाद मैं जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो गया, मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया, तो बाहर एक डिपार्टमेंट मेरा था SNGPL, जिसने मुझे और मेरी फैमिली को संभाल के रखा। ठीक है। और मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ SNGPL का, वो कम है। डिपार्टमेंट क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिकेटर्स के लिए, ठीक है, और ये एक नेसेसिटी है। सही है। अच्छा, अब आपको चूंकि मैं फिर वापस आ जाता हूँ जरा मेगा स्टार लीग पे। शाहिद आफरीदी ने आपको बहुत करीब से देखा, रज़ाक ने आपको बहुत करीब से देखा, नई सिलेक्शन कमेटी आई है, तो आपको उम्मीद हुई है कुछ कि मोहम्मद आमिर को जिस तरह इजाज़त मिली है आने की, उमर अकमल जैसे प्लेयर वापस आ सकता है? ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो आपका भाई है, उन्होंने जिस तरह से परफॉर्म किया या डोमेस्टिक में पाकिस्तान कप में, उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, वापस आ सकता है। अदनान अकमल के लिए कुछ उम्मीद बंदी है अब? देखिए, अगर मैं मोहम्मद आमिर की बात करूं तो जिस तरह शहनशाह अफरीदी जो है पाकिस्तान के लिए अवेलेबल है, तो मोहम्मद आमिर जो है वन ऑफ द बेस्ट चॉइस आपके पास। एक्सपीरियंस बॉलर है, बहुत ही अच्छा बॉलर। उसके बाद अगर बात करूं तो उमर की बात करूं तो उसके पास भी बड़ा अच्छा टाइम है। उसके अपने आप को फिट करे, अपने आप की ट्रेनिंग करे, अपने आप को परफॉर्म करे। डोमेस्टिक में वनडेज में परफॉर्म जरूर किया है, पर उसी चीज को कंटिन्यू रखे। तो अभी भी सब प्लेयर, वो उमर नहीं है, वो आमिर नहीं है, सब प्लेयर जो है उनके लिए एक रास्ता खुला है डिपार्टमेंट क्रिकेट नहीं, शुरू होने मेरा से। और सवाल उसके ये था बाद कि शाहिद आफरीदी और इनके आने से, क्योंकि ये ग्रास रूट क्रिकेट से जो ऐसे लोग हैं जो ये प्लेयर को जानते हैं, लैपटॉप पे टीम को सेलेक्ट नहीं करते हैं। शाहिद भाई, देखें, अगर शाहिद भाई की बात करें तो हमेशा ग्राउंडों में उन्होंने टाइम गुजारा हुआ है। उन प्लेयरों के साथ उन्होंने क्रिकेट खेली, उन प्लेयरों के साथ उन्होंने कैप्टनसी की भी है, और उन प्लेयरों के साथ खेला है, तो उनको पता है, आइडिया है कि किस प्लेयर में कितनी एबिलिटी है। वो ग्राउंड्स में जाते हैं, उनको पता है कि जो प्लेयर टीम के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है, उसको जरूर सपोर्ट करते हैं। वो खुद भी जब कैप्टन थे तो वो प्लेयरों को उन्होंने रखा हुआ था जो टीम के लिए परफॉर्म करते थे, जो टीम के लिए खेलते थे। तो वो खुद भी जब चीफ सिलेक्टर बने तो बहुत सी पॉजिटिव चीजें जो है ना उनकी तरफ से आएंगी। आपको नहीं लगता जो गुज़िश्ता दौर था उसने रास्ते बड़े आप जैसे प्लेयर के बड़े महदूद कर दिए थे? क्योंकि जब आपको बलूचिस्तान से नहीं खिला रहा आपका कोच, तो वही सिलेक्शन कमेटी, सुन ले ना, सवाल मेरा सुन ले, कि वही जो वो कोच जो आपको बलूचिस्तान से नहीं खिला रहा, वो कोच जो सिलेक्शन कमेटी का मेंबर भी है, तो फिर इस तरह आप जैसे कई प्लेयर जो अपने रीजन से नहीं खेल पा रहे, वो फिर पाकिस्तान टीम में कैसे कंसीडर हो सकते थे? देखिए, अगर मैं ये स्ट्रक्चर की बात करूं जो 6 टीमों वाला बनाया था, यहाँ पे वो कोचेस थे, वहाँ पे लाइकिंग और डिसलाइकिंग बहुत थी। यहाँ पे प्लेयर ज्यादा हुए, बने कम है। इन प्लेयरों ने जो खुद भी क्रिकेटर थे, पाकिस्तान से खेलते रहे, इनको चाहिए था कि जो क्रिकेटर है, जो टेस्ट क्रिकेटर है, उनको अपने साथ रखते, उनके साथ उनके प्लेयर डेवलप करते। अगर मैं विकेट कीपर हूँ, मैंने 20 साल क्रिकेट खेली है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट, मैं पाकिस्तान का टेस्ट प्लेयर हूँ, मैं क्लब का प्लेयर नहीं। मेरे साथ कोई ऐसा विकेट कीपर लाते, जोड़ते, जिसको मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस, अपनी स्किल्स, कीपिंग में पावर पोजीशन क्या है, हेड पोजीशन कैसा है, बॉल किस तरह ग्रैब करना है, उनको मैं बता सकता। इन्होंने बिल्कुल ही साइड लाइन पे मुझे कर दिया, तो मैं किसको बताऊं, मैं प्लेयर किस तरह डेवलप करूं? अगर मैं फर्स्ट क्लास, मैं सीजनल प्लेयर था, मैं हमेशा परफॉर्म करता था डोमेस्टिक में, तो मुझे एकदम सडनली एक साइड लाइन पे कर दिया, साउदर्न में रखा, बगैर बताए मुझे बलूचिस्तान में भेज दिया। बलूचिस्तान में फैसल इकबाल कोच था, उसने क्या किया, उसने वहां से उठा के मुझे बिल्कुल ही टीम से बाहर कर दिया। तो प्लेयर बनाना बड़ा मुश्किल है, प्लेयर गंवाना बहुत आसान है। तो प्लेयर की लाइफ जो है ना वो बहुत सेंसिटिव होती है। जब तक वो खेलना चाहता है उसको खिलाओ, आपका फायदा होगा, आपके प्लेयर डेवलप होंगे। नए प्लेयर को बताएगा कौन? आपके सीनियर्स ही होंगे, तो किस तरह वो सीखेंगे? ठीक है, बिल्कुल सही बात अदनान, और बिल्कुल आपने सही कहा कि सीनियर प्लेयर का होना बड़ा ज़रूरी है और डिपार्टमेंटल क्रिकेट का होना भी बहुत। ये थे अदनान अकमल आज के शो में। अदनान का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत ही अपना वैल्यूएबल टाइम जी स्पोर्ट्स को दिया, JTV को दिया। हमें उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश और काविश है पसंद आएगी इंशाल्लाह। कल आपसे एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।